नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के उन 300 घरों की जिसे यूपी सरकार ने सील किया है। दिल्ली के आली गांव में यूपी सिंचाई विभाग की कार्रवाई के बाद सैकड़ों घरों पर ताले लग चुके हैं और अब हर परिवार के सिर पर एक ही डर मंडरा रहा है कि कब बुलडोजर आएगा और हमारे इन मकानों को ढहा देगा। आली गांव में करीबन 8.48 एकड़ जमीन को लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। इस जमीन पर सैकड़ों झुग्गियां और दुकानें बनी हुई हैं। विभाग का दावा है कि ये उनकी जमीन है और कोर्ट के आदेश के बाद 15 दिसंबर 2025 को करीब 300 घरों और दुकानों को सील कर दिया गया। उस वक्त दिल्ली में ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू था, इसलिए बुलडोजर नहीं चला, लेकिन ताले लगा दिए गए ताकि बाद में एक झटके में सब मिटा दिया जाए। अब जरा लोगों की कहानी सुनिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 40 से 50 साल से रह रहे हैं और हमारे पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है, आधार है, पैन कार्ड है, बिजली के बिल हैं, बच्चों ने यहीं जन्म लिया, यहीं स्कूल गए और अगर ये जमीन अवैध थी तो दशकों तक किसी ने क्यों नहीं टोका। चुनाव आए, वोट पड़े, नेता आए गए, लेकिन अब अचानक कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है वो यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है और अब इसे खाली कराया जा रहा है। सबसे डरावनी तस्वीर ये है कि सीलिंग के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी घरों से बाहर निकाल दिया गया। छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब सड़क पर आ गए। लोग मजबूरी में टेंट लगाकर खुले में सो रहे हैं और वो भी दिल्ली की कड़ाके की ठंड में। सोचिए, एक तरफ सरकार ठंड से बचने के लिए एडवाइजरी निकालती है, दूसरी तरफ बच्चों को खुलेआम आसमान के नीचे छोड़ दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर सरकार कहती थी जहां झुग्गी वही मकान, तो हमारा मकान कहां है? आज झुग्गी भी गई और मकान का नामो निशान नहीं है। एक बात मैं आपको बताती हूं कि जब दिल्ली चुनाव चल रहा था, दिल्ली चुनावों के समय भी मैंने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की, तो उस दौरान जो झुग्गी वाले लोगों का मुख्य मुद्दा था, उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो हमारी झुग्गियों के साथ छेड़खानी ना करे। और खासकर कुछ लोग ये भी कहते थे कि हमें ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी पार्टी सरकार में आ जाती है दिल्ली के अंदर, तो हो सकता है कि हमारी इन झुग्गियों का नामो निशान जो है वो मिट जाए। ऐसे में हम चाहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार जीत कर भी आ जाती है तो हम चाहते हैं कि या तो जहां पर हमारी झुग्गी है वहीं पर हमें मकान दे दिया जाए या फिर हमें दूसरी जगह बसाया जाए। और एक खौफ, मैं आपको बताऊं, एक दर्द उन लोगों की आंखों में साफ दिखता था कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हमारे जो झुग्गियां हैं उन पर बुलडोजर चल सकता है, हमारी झुग्गियों का नामो निशान मिटाया जा सकता है। अब सरकार कह रही है कि कोर्ट का आदेश है, जमीन हमारी है, अतिक्रमण हटेगा, लेकिन सवाल यह है कि कानून सिर्फ कमजोर पर ही क्यों चलता है? अगर यही जमीन सोचिए किसी बड़े बिल्डर के पास होती तो क्या ऐसे ताले लगते? क्या गर्भवती महिलाओं को यूं सड़क पर फेंका जाता? घर सिर्फ ईंट पत्थर के नहीं होते, घर वो जगह होती है जहां इंसान खुद को सेफ महसूस करता है। और आज आली गांव में घर खड़े हैं, लेकिन इंसानों का भरोसा टूट चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर दैनिक भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है और इसी कड़ी में आप कुछ लोगों के किस्से सुने कि किस तरीके से आज वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और किस तरीके की जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। 32 साल की शबाना का मकान 15 दिसंबर से सील है। शबाना दिल्ली के ओखला में रहती हैं। उनका घर आली गांव की मस्जिद कॉलोनी के 300 मकानों में से एक है जिसे यूपी के सिंचाई विभाग ने सील कर दिया। शबाना का कहना है कि घर सील करने से पहले नोटिस भी नहीं दिया गया। वो कहती है कि 1 महीना होने वाला है, हम घर से बाहर पड़े हुए हैं। मोदी जी तो ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हम तो रोड पर है, बेटियों को कहां से पढ़ाएंगे? हमारे सिर से छत छीन ली गई है, इससे अच्छा तो फांसी दे देते। शबाना की तरह कॉलोनी के बाकी परिवार भी सड़क पर सो रहे हैं। मस्जिद कॉलोनी से 500 मीटर दूर पीर कॉलोनी के लोग भी डरे हुए हैं। यहाँ भी यूपी सिंचाई विभाग के दावे वाली 8.48 एकड़ जमीन है और यहां अभी मकान सील नहीं किए गए हैं। लोगों का कहना है किसी भी दिन कार्रवाई हो सकती है। 8 डिग्री वाली ठंड से बचने के लिए सिर्फ तिरपाल लगाई गई है। सोचिए,
23 साल की ज्योति जो 8 महीने की प्रेग्नेंट हैं, वो कहती हैं प्रेगनेंसी में बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन घर सील कर दिया गया है तो दिक्कत हो रही है। वहीं 60 साल की समीना जो है वो कहती हैं कि 13 दिसंबर को सीलिंग से पहले बहू को बेटा हुआ। कुछ दिन हमने बहू और पोते को यहीं रखा, लेकिन ठंड बढ़ी तो खुले में सोने से बीमारी होने का डर था, इसलिए दोनों को रिश्तेदारों के पास भेज दिया, वो भी झज्जर में। बाकी परिवार के साथ हम अब भी सड़क के किनारे सो रहे हैं। समीना की गोद में उनका 5 साल का नाती लगातार रो रहा था। उसे देखकर समीना कहती हैं, बेटी नहीं रही, उसका बेटा हमारे साथ रहता है, ये भी मेरे साथ बाहर सोता है, लेकिन इतनी ठंड में नींद कहाँ आती है, बार बार जाग जाता है। वहीं मदरसा सील करने पर जो इमाम हैं वो कहते हैं मदरसे के सील करने पर कि हमने कई बार टोका, लेकिन इस दौरान पुलिस ने हमारे साथ बदसलूकी की। मस्जिद के बगल में बने मदरसे को भी सील कर दिया गया। मस्जिद के इमाम मोहम्मद आबदीन कहते हैं 15 तारीख को 500 से ज्यादा अधिकारी बिना नोटिस दिए पुलिस वालों के साथ आए। मस्जिद तो सील नहीं की, लेकिन मदरसा सील कर गए। पुलिस वालों ने मस्जिद में पानी की सप्लाई वाला सबमर्सिबल पंप भी तोड़ दिया। मैंने समझाया कि इससे वजू करने और नमाजियों को दिक्कत होगी, तो टोकने पर पुलिस वालों ने बदसलूकी की। और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आधार और वोटर कार्ड सब कुछ है, फिर भी हमें क्यों बेदखल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, कॉलोनी में रहने वाले 17 साल के आकिब खान जो कि 10वीं में पढ़ते हैं, पिता मेट्रो में सफाई कर्मचारी हैं, 6 भाई बहनों के परिवार में मझले आकिब दाहिने पैर से पैरालाइज्ड है और अगले महीने उनके एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन कॉलोनी के हालात की वजह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। आकिब कहते हैं पानी बिजली काट दी गई है, मीटर उखाड़ ले गए, नहाने तक का इंतजाम नहीं है, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा, रात में बिजली नहीं होती इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा ही रहा तो बोर्ड के एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। सोचिए किस स्थिति परिस्थिति के अंदर ये लोग रह रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। 24 साल के दानिश मलिक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कहते हैं कि वो 3 पीढ़ी से यहाँ बसे हैं। सीलिंग वाले दिन के बारे में दानिश कहते हैं कि कॉलेज से लौटा तो कार्रवाई शुरू हो गई थी, सब अचानक ही हुआ। पहले मार्केट सील करने की बात कही गई थी, इसलिए अधिकारी पहले मार्केट में गए, लेकिन फिर मेन चौक पर आ गए। अफसरों ने बदतमीजी की, सारे दरवाजे बंद करने लगे। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने हमला कर दिया हो। अगर हमें नोटिस दिया गया होता तो हम सामान निकाल लेते, कोई इंतजाम कर लेते। उन्होंने आनन फानन में सब कुछ कर दिया और सोचिए कि किस तरीके से अब लोग जो है वो मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ये जो मस्जिद कॉलोनी है, इसमें सिर्फ मस्जिद कॉलोनी होने के नाम से आप ये मत समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, बल्कि कई हिंदू परिवार भी हैं, जो जैसे कि 32 साल के मनोज 15 लोगों के परिवार के साथ रहते हैं। कहते हैं कि जगह का नाम मस्जिद कॉलोनी है, लेकिन यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। मनोज शिकायत करते हैं कि इस कार्रवाई का असर हम पर ही नहीं, हमारे बच्चों पर भी हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। खुले में सोने से 60 साल की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी है और कहते हैं कि शुरू में हमने किराए के मकान में जाने का सोचा, लेकिन आली गांव और आसपास के इलाकों में किराए के कमरे भर गए हैं और किराया 2000 से बढ़कर 5000 हो गया है। और मजबूरी में कुछ लोगों ने वो कमरे लिए, अब कमरे ही नहीं बचे, हम दूर जाना नहीं चाहते इसलिए तिरपाल डालकर अब यहीं पर है। वहीं मैं आपको बता दूं कि वहीं एक पास का पीर मोहल्ला है, वहां के भी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। पीर मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर डरे हुए हैं और जो कि आली गांव के अंदर ही यहीं पर अभी जिस मोहल्ले में कार्रवाई उससे थोड़ी दूरी पर ये है। और 63 साल के इसरार अहमद जो हैं वो यहाँ पर कहते हैं, वो इसी मोहल्ले में रहते हैं। वो कहते हैं कि यूपी सिंचाई विभाग के दावे को सिरे से हम खारिज करते हैं। और इसरार कहते हैं कि बस्ती 200 साल पुरानी है और यहाँ उनका 7 लोगों का परिवार रहता है। इसरार कहते हैं कि हमें यहाँ रहते हुए 80 साल हो गए हैं, बिजली पानी का कनेक्शन राशन कार्ड है। दिल्ली सरकार कहती है कि जहां झुग्गी है वही मकान बनाएंगे, तो यहां तो पहले से ही मकान है, झुग्गी का सवाल है ही नहीं, फिर क्यों कार्रवाई की जा रही है। 2004 में यूपी सिंचाई विभाग ने जितनी जमीन लेनी थी वो ले ली। विभाग कहता है कि लगभग 9 एकड़ बाकी है, लेकिन कागजों में साफ लिखा है कि इसे भूल जाओ क्योंकि यहाँ घनी आबादी है। कोर्ट में भी ये बात दर्ज है। 2004 के बाद का नया दावा हमारे लिए मुसीबत बन गया। यहाँ किराए पर रह रहे 34 साल के संजय दिल्ली सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं और कहते हैं यूपी और दिल्ली के बीच जमीन का विवाद सुलझाना चाहिए, वरना यहाँ रह रहे 1500 से 16 घरों में रह रहे परिवार जो है वो ठंड में सड़क पर आ जाएंगे।
वहीं इस पूरे मामले के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि सरकार को मानवीय आधार पर सोचना चाहिए। मस्जिद कॉलोनी और पीर मोहल्ले में रहने वाले लगभग 250 लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अनुज कुमार गर्ग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि यूपी सिंचाई विभाग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट में केस चल रहा है। साकेत कोर्ट में अब 13 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है और अनुज कहते हैं कि विवाद वाली जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की नहीं है। यहाँ लगभग 50 से 60 साल से लोग रह रहे हैं और सबसे पुराना केस लगभग 150 साल पुराना है। 6-7 पीढ़ी से लोग यहीं रह रहे हैं। 1963 के लिमिटेशन एक्ट में ये साफ लिखा है कि अगर सरकारी जमीन पर कोई 30 साल से बसा है और सरकार की जानकारी में है फिर भी एक्शन नहीं हुआ तो ये एडवर्स पोजीशन में बदल जाता है और फिर ये लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं और कहते हैं कि जमीन यूपी सरकार की नहीं है और इसमें अभी तक पूरा डिमार्केशन भी नहीं हुआ। ये चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक हमारा कब्जा गलत नहीं कहा जा सकता। अभी तक सिर्फ सीलिंग हुई है, कोई कब्जा कार्रवाई नहीं हुई और ना ही आगे कोई प्रक्रिया चल रही है। अब ये लोग अदालत नहीं इंसाफ मांग रहे हैं, ये कानून नहीं तोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि पुनर्वास हमें मिले, बुलडोजर बाद में ये सब चीज़ें हों। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ और ही देखने को मिल रहा है। पहले लोगों को उजाड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद में सरकार सोच रही है देखते रहेंगे क्या करना है इन लोगों का। आली गाँव में एक वार्निंग है, सोचिए अगर आज ये 300 घर चुपचाप मिटा दिए गए तो कल किसी और बस्ती की बारी हो गई। सवाल सिर्फ ज़मीन का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इस देश में गरीब घर हमेशा अस्थायी ही रहेगा या सरकार उनके बारे में भी कुछ सोचेगी। ये अपने आप में बेहद अहम और गंभीर सवाल है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आली गांव या उसके आसपास के लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बताइए कि आप लोगों की स्थिति जो है वो किस तरीके से है और किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।